हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमें शुरुआत करनी है अपने लेसन का। जो सेकंड पार्ट हमने पढ़ाया था उसका थर्ड पार्ट आज हम शुरुआत करेंगे। पिछली क्लास में आपने महिलाओं के जागरूकता के लिए कुछ कानूनी मुद्दों के बारे में आपने पढ़ा था, जिसमें से अभी कुछ हेडिंग्स अभी रह गए थे। उसकी क्लास आज हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें देखिएगा हम बात करेंगे इसके बाद कि चौथा पॉइंट जो है हमारा वो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। एक अधिनियम पारित किया गया जिसका ये उद्देश्य था कि जो महिलाओं के ऊपर ये घरेलू हिंसा हो रहे हैं उसके निवारण के लिए क्या बातें लागू होती हैं, क्या होगा आगे, इसका क्या प्रोसेस है इस अधिनियम का, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें ये बताया गया कि ये जो संरक्षण अधिनियम है ये 2005 में लागू किया गया। इस अधिनियम की धारा 2 व 3 के अनुसार शारीरिक दुर्व्यवहार व शारीरिक पीड़ा, यानी कि कोई ऐसी महिला है जिसके साथ कोई दुर्व्यवहार किया जा रहा हो, शारीरिक रूप से उसको पीड़ा पहुंचाई जा रही हो, अंग व स्वास्थ्य को खतरा हो, लैंगिक दुर्व्यवहार किया जा रहा हो, अर्थात महिला की गरिमा का उल्लंघन किया जा रहा हो, अपमान या तिरस्कार करना या अतिक्रमण करना। इसके साथ ही साथ देखिएगा कि महिलाओं के ऊपर अगर इस प्रकार से ढेर सारे अत्याचार हो रहे हैं तो आगे क्या होगा। करना या अतिक्रमण करना, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार करना अर्थात उपहास उड़ाना, गाली देना या आर्थिक दुर्व्यवहार अर्थात आर्थिक व वित्तीय संरक्षण न देना। ऐसी महिला जिसको वित्तीय संरक्षण भी नहीं प्राप्त हो रहा है अपने परिवार के द्वारा, देखिए वित्तीय संसाधन जिसकी वह हकदार है उससे वंचित रखना आदि घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। ये जो भी बातें यहाँ पे बताई गई, यदि किसी महिला को गाली दिया जा रहा है, उसका उपहास उड़ाया जा रहा है और उसे आर्थिक रूप से वंचित रखा जा रहा है परिवार में जिसकी वह हकदार है, लेकिन फिर भी उसे वंचित रखा जा रहा है, उस महिला के गरिमा का उल्लंघन किया जा रहा है, उसकी इच्छा के विरुद्ध सारे कार्य किए जा रहे हैं, अगर लैंगिक से जो लैंगिकता है उससे संबंधित अपमान या तिरस्कार किया जा रहा हो, शारीरिक रूप से पीड़ा पहुंचाई जा रही हो, ये सारी समस्या अगर महिला के साथ हो रही है तो इन सभी को घरेलू हिंसा के अंतर्गत रखा जाता है। आगे देखिएगा कि इसमें और क्या बातें कही जा रही हैं। जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय था, जो भी जिला परिषद पे ये अधिकारी नियुक्त किए गए थे, देखिए महिला एवं बाल विकास विभाग के बाल विकास परियोजना अधिकारी को इस मामलों में संरक्षक अधिकारी दर्ज किया गया है। आप पिछले जो क्लास थी उसमें भी जो भी कानूनी मुद्दे बताए गए थे उसमें भी जो अधिकारी थे वो महिला एवं बाल विकास अधिकारी थे। इनके पास जो महिलाएं हैं वे अपनी समस्याओं को दर्ज करवा सकती हैं। उसी प्रकार से इसमें भी बताया जा रहा है कि अगर किसी महिला के ऊपर इस प्रकार से घरेलू हिंसा हो रहा है तो इसके लिए भी जो अधिकारी नियुक्त हैं वे जिला परिषद पे हैं। इसके बाद आगे देखिएगा कि शिकायत दर्ज करने का नियम। जो शिकायत है, ये जो समस्या घरेलू हिंसा हो रही है, इसके लिए क्या सरकारी रूप से कानून दर्ज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या नियम होना चाहिए। देखिए, यदि महिला को मारा पीटा जाए, खर्चे के लिए पैसे ना दिया जाए, घर में रहने ना दिया जाए, उसके लिए पैसे के लिए देखिएगा उसके जेवर व पैसे ले लिए जाए, चिकित्सा सुविधा से वंचित रखा जाए, संपत्ति पर अधिकार से वंचित रखा जाए और उसे व उसके मायके वालों को ताने दिए जाए, संतान या पुत्र न होने के ताने दिए जाए आदि। इस प्रकार से अगर किसी महिला के साथ हो रहा है तो आगे देखिएगा इसके लिए सिविल एक्ट में कोई सजा का प्रावधान नहीं है। पिछली क्लास में कानूनी मुद्दों में आपने देखा कि जो भी महिलाओं के साथ हो रहा है उसके लिए सजा का प्रावधान था, लेकिन इसमें घरेलू हिंसा में सजा का प्रावधान नहीं है। लेकिन इसके साथ ही साथ देखिएगा क्या है कि परंतु पीड़िता को राहत अवश्य दी जाएगी, यानी कि जो महिला है जो पीड़ित की जा रही है, जो पीड़िता है उसे राहत दी जाएगी। किस प्रकार से दी जाएगी देखिएगा, इस अधिनियम के तहत पीड़िता यदि अलग रहना चाहिए, यानी कि वो परिवार से अगर अलग रहना चाहती है तो उसके आवास की व्यवस्था उस औरत जो है उसके पति के द्वारा की जाएगी। उस महिला व बच्चे के गुजारे के पूरे खर्चे की जिम्मेदारी पति की होगी, ऐसा इस अधिनियम के अंतर्गत बताया गया। इसमें मुख्य रूप से ये बताया गया कि ये जो समस्याएं हैं ये सब घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती हैं। शिकायत तब दर्ज करवा सकती है अगर महिला के साथ ये सारी समस्याएं हो रही हैं, लेकिन इस अधिनियम में किसी प्रकार की सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। इसमें ये बातें कही गई कि अगर वो महिला अपने परिवार से अलग रहना चाहती है तो उसके
खर्च के लिए, उसके बच्चों के खर्च के लिए उस जो भी व्यवस्था होगी उसके पति के द्वारा की जाएगी। ऐसा इस अधिनियम में पारित किया गया है। यहाँ पे जो भी पॉइंट्स आपको बताया जा रहा है, मेन पॉइंट्स, वो सारे आप लोग नोट करिएगा। एग्जाम में अधि लघु में भी ये अलग अलग से ही पूछा जा सकता है और दीर्घ उत्तरीय में भी ये सारी समस्याओं को पूछा जा सकता है। पांचवा पॉइंट है हमारा यौन हिंसा, जिसके अंतर्गत बलात्कार या छेड़छाड़ से संबंधित कानूनी मुद्दों पर यहाँ जानकारी दी गई है। इसमें यह बताया जा रहा है कि बलात्कार हेतु यदि किसी भी महिला के साथ बलात्कार हो रहा है तो उसके लिए क्या कानून में दर्ज किया गया है कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 375 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यानी जो धारा 375 है इसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ मुकदमा दर्ज करने की बात की गई है, लेकिन वहीं पे धारा 376 में दर्ज दंड दिए जाएंगे। 375 के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ मुकदमा दर्ज करने की बात की गई है और इस समस्या में ये जो छेड़छाड़ की जा रही है महिलाओं के साथ, इसके अंतर्गत जो भी सजा दी जाएगी वो 376 धारा के अंतर्गत लागू किया गया है। देखिएगा, दंड स्वरूप कम से कम 7 साल की जेल या फिर उम्र कैद की सजा, यानी कि जिस प्रकार से जितनी पीड़ा उस महिला को दी गई होगी उसके अनुसार यह सजा जो है कम या ज्यादा की जा सकती है। उम्र कैद की सजा और इसके साथ ही साथ जुर्माना भी देना होगा। इसके साथ यदि महिला किसी संस्था, पुलिस विभाग, अस्पताल यानी कि किसी भी संस्था में अगर वो कार्यरत है तो इसके दौरान देखिए आदि के संरक्षण में होने के दौरान बलात्कार किया जाता है तो उसे 10 साल की से उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। इस अधिनियम में ये जो पारित किया गया है इसके अंतर्गत ये बताया गया है, इस धारा 376 के अंतर्गत ये सजा उसको दी गई है। अगर ये बलात्कार के दौरान मौत या अक्षमता होने पर, यानी कि यदि उस महिला की मौत हो जाती है या फिर कोई डिसएबिलिटी यानी कि कोई भी समस्या उसके शरीर में हो जाती है तो ऐसा होने पर सजा के रूप में उसे 20 साल से उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही साथ अपराध को दोहराने के संबंध में यदि कोई ऐसा पुरुष है जो ये गलती एक बार किया है और उसे दंड मिलने के बावजूद भी उसने इस गलती को दोहराया है तो उसे उम्र कैद या मौत की सजा हो सकती है। तो आज के समय में महिलाओं की जागरूकता के लिए उन्हें जब शिक्षित किया जा रहा है तो उन्हें अपने अधिकारों का जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक है। उन्हें ये पता होना चाहिए कि कानून में उनके लिए किस प्रकार की धाराएं उनके निवारण के लिए, उनके साथ हो रहे जो भी समस्याएं हैं उससे निपटने के लिए क्या क्या कानून में धाराएं लागू की गई, क्या अधिनियम पारित किया गया हमारे संविधान में, ये सारी चीजें जानना उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यदि क्या हो रहा है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम, एक ये अधिनियम पारित किया महिलाओं के लिए। यदि कोई महिला किसी भी संस्था में, किसी भी जगह, चाहे वो मजदूरी कर रही हो, किसी ऑफिस में कार्यरत हो, किसी भी स्थान पे अगर वो कार्यरत है, कार्य कर रही है, इसके दौरान अगर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया जा रहा है तो एक अधिनियम पारित किया गया 2013 में। इसमें क्या कहा गया ये देखिएगा, यह अधिनियम कार्यशील महिलाओं को उनके कार्यस्थल ठेके का व्यवसाय, यानी कि कोई वो कार्य ठेके पे ले ली हो, यानी कि जो भी कार्य है उसका वो कोई व्यवसाय शुरू की हो, उद्यमी हो, ऐसे में, या फिर वो दैनिक मजदूरी कर रही हो, कोई वो व्यवसाय कर रही हो या फिर दैनिक मजदूरी कर रही हो, कहीं पे कार्य कर रही हो कि हर रोज का उसका पैसा अलग से उसको मिलता हो, तो ऐसे में, और बाल श्रमिक या घरों में कार्य करने वाली नौकरानी या काम वाली, ऐसी कोई महिलाएं हैं जो दूसरों के घर में जाके कार्य कर रही है अपनी रोजी रोटी के लिए, ऐसे में अगर उनके साथ कोई भी यौन उत्पीड़न की समस्याएं हो रही हैं ऐसी महिला के लिए, तो इसमें बताया गया है कि खतरे का मुकाबला करने के लिए पारित किया गया ये जो अधिनियम है, इन्हीं समस्याओं से उबरने के लिए पारित किया गया है। शिकायत समितियों को सबूत जुटाने में सिविल कोर्ट वाली शक्तियां प्रदान की गई हैं, यानी कि जब शिकायत की जाएगी, पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज होगी तो क्या होगा कि इनके साथ जो भी शक्तियां दी गई हैं सिविल कोर्ट की, यानी कि जो भी उनको सबूत इकट्ठा करना हो, कोई भी ऐसी चीजें हो, तो वो सारी शक्तियां इन्हें भी प्रदान की गई, यानी कि वो अपना सबूत इकट्ठा कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ देखिए, यदि नियोक्ता अधिनियम के प्रावधानों को असफल होता है, यानी कि यदि वो अपने लिए, अपने बचाव के लिए वो कोई भी सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा, उसे 50,000 रुपए से अधिक का अर्थदंड देना होगा।
तो इस प्रकार से हमारे सिलेबस में जितना भी दिया गया था कि महिलाओं की जागरूकता के लिए, उन्हें अपने आप को सशक्त करने के लिए कुछ कानूनी मुद्दों के बारे में जो भी टॉपिक दिए गए थे, उसमें से मुख्य रूप से ये 6 थी। पिछली क्लास में, पहले क्लास में आपको सामाजिक जागरूकता के बारे में बताया गया था और दूसरे में कानूनी मुद्दों में 3 टॉपिक आप लोग को पढ़ाया गया था। आज की क्लास में भी हमने 3 टॉपिक आप लोगों के लिए क्लियर किया है। यहीं पे ये क्लास कंप्लीट हो जाती है। आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे से इसको पढ़ते रहिएगा। इम्पोर्टेंट है ये लेसन, क्योंकि इसमें जो भी कानूनी मुद्दे बताए गए वो महिलाओं के जागरूकता के लिए है। और आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट ये भी है कि यदि जो भी लड़कियां या भी महिलाएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, ग्रेजुएशन में है, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है कि अगर वो पढ़ाई कर रही हैं तो अधिकार जो भी उन्हें प्राप्त हैं, कानून में जो भी शिकायतें या भी जो भी जागरूकता से संबंधित बातें हैं, उनको जानने का उनको अधिकार है। उनको पढ़ाई के साथ ही साथ अपने अधिकारों को जानना भी उनके लिए बहुत ही बेहतर है। तो इस प्रकार से आप लोग इस क्लास को अच्छे से पढ़ते रहिए और इसका नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं आप लोग से हम नेक्स्ट यूनिट के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।